हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये बहुत ही आसान चैप्टर है। इसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हम साथ में इस चैप्टर में प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर बहुत आसान है, थ्योरी बहुत ईजी है इस चैप्टर की। कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर खास तौर पर न्यूमेरिकल्स ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो चलिए साथ में स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। आपके लिए सब्सक्राइब करना फ्री है, लेकिन ऐसा करने से मुझे मेरे काम को बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है। साथ ही इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग बिना कमेंट करे पूरी वीडियो देखते हैं, प्लीज कमेंट कीजिएगा, उससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे वर्क की। वर्क क्या होता है? देखिए, वर्क को डिफाइन करना बहुत ही आसान है। हम कहते हैं कोई भी बॉडी वर्क तब करती है अगर उसने कोई फोर्स अप्लाई करी हो और उस फोर्स अप्लाई करने की वजह से वो जो बॉडी है, जो सामने वाली बॉडी है, वो कुछ डिस्टेंस मूव कर गई हो, तब हम कहते हैं बॉडी हैज डन सम वर्क। तो कोई भी बॉडी वर्क करा हुआ तब माना जाता है उस बॉडी से जब वो बॉडी किसी दूसरी बॉडी के अंदर फोर्स अप्लाई करके उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर सके। तो डेफिनेशन कहती है वर्क इज सेड टू बी डन व्हेनेवर फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एक सिंपल से एग्जांपल समझते हैं। यहां पर एक बक्सा रखा है, मैं उस बक्से पर फोर्स लगाता हूं और मेरे फोर्स लगाने की वजह से वो बक्सा थोड़ा सा आगे चला जाता है, यानी उसमें थोड़ा डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो जाता है, तो यहां पर वर्क माना जाएगा। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दूं, दीवार है, दीवार पे धक्का मारने में लगा रहा हूं, चाहे कितने ही मसल्स बना रखे हूं, दीवार नहीं हिला पाऊंगा, उस केस में वर्क डन नहीं माना जाएगा। भले ही मैंने फोर्स लगाई, जी जान से धक्का मारता रहा, लेकिन भैया इतना पहलवान थोड़ी हूं कि दीवार को सरका दूं, तो उस केस में वर्क डन नहीं होगा। यानी वर्क होने के लिए दो एसेंशियल कंडीशंस होती हैं। कौन सी? पहला तो एक फोर्स होनी चाहिए, फोर्स लगानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बिना फोर्स के बॉडी मूव कर जाएगी, जब तक फोर्स नहीं लगाओगे वर्क नहीं माना जाएगा। दूसरा, दीवार वाला केस याद करो, मैंने फोर्स तो लगा दी, लेकिन उस केस में क्या वर्क हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं दीवार को डिस्प्लेस नहीं करा पाया, मैं उसे मूव नहीं करा पाया। तो दूसरी कंडीशन है, जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है उसके अंदर मूव होना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जिस पॉइंट पर फोर्स लग रही है वो पॉइंट फोर्स की ही दिशा में थोड़ा आगे जाना चाहिए, चलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो वर्क डन जीरो है। ठीक, तो ये दो कंडीशंस हैं वर्क को होने के लिए। अब वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, अगर हम इस वर्क को देखें कि वर्क कैसे होता है, तो बड़ा सिंपल सा केस है। मान लीजिए आप फोर्स की ही दिशा में बॉडी को घसीट रहे हैं, आप बॉडी को फोर्स की डायरेक्शन में लेकर के जा रहे हैं, तो सिंपल सा तरीका होता है वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आप कहेंगे जितनी फोर्स लगाई, बॉडी के अंदर जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसी को हम बोलते हैं वर्क डन। ठीक है, ये तब होता है जब हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो। तो अगर देखो, इफ फोर्स एफ वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन, अगर एक ही डायरेक्शन में है। वैसे जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, वर्क इक्वल्स टू कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की दिशा में फोर्स का जो कंपोनेंट होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम डिस्प्लेसमेंट से, तो वर्क माना जाता है। अब क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, तो फोर्स पूरी की पूरी उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। फोर्स का कितना कंपोनेंट होगा? एफ के बराबर। तो उस केस में वर्क हो जाता है एफ डॉट एस, या सिंपली एफ इंटू एस। ठीक है, तो हमारे पास अगर मैं इसका सिंपल मैग्नीट्यूड फॉर्म में बोलूं तो एफ इंटू एस, ये हो जाएगा वर्क डन। लेकिन अगर फोर्स किसी एंगल पर हो, जैसा यहां पर केस है, इफ फोर्स इज इंक्लाइंड एट एन एंगल, तो अगर फोर्स कुछ एंगल पर है तो फोर्स का वो कंपोनेंट
जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में है, फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की दिशा में आएगा, वो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा। देखो, यस और नो भाई, अगर मैं फोर्स की डायरेक्शन में निकालूं, ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा ना, अलग कलर से ले लेते हैं ताकि हमारे लिए समझना आसान हो जाए। फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की दिशा में है, डिस्प्लेसमेंट इधर है ना, बॉडी ऐसे जा रही है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो फोर्स के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक एफ साइन थीटा इधर, एक एफ कॉस थीटा इधर। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कौन सा हुआ, एफ कॉस थीटा। तो अभी हमने वर्क का फॉर्मूला क्या पढ़ा, वर्क का फॉर्मूला होता है कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क बन जाएगा एफ एस कॉस थीटा। अब अगर आप याद करो, ए डॉट बी का फॉर्मूला लिखा जाता था ए बी कॉस थीटा। तो अगर ए बी कॉस थीटा लिखा है, मतलब उसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए डॉट बी। तो ये कॉन्सेप्ट अगर लगाया जाए, एफ एस कॉस थीटा को लिखा जा सकता है एफ डॉट एस, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट, इसका मतलब जो आंसर आता है वो कैसी क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी। सो ये जो वर्क है ये बन जाता है स्केलर क्वांटिटी। सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। आई होप सबको क्लियर हो गया है, यस और नो। तो इस तरीके से हम वर्क कैलकुलेट करते हैं, ठीक, यहां तक क्लियर। अब बात करते हैं नेचर ऑफ वर्क की। ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है इसका समझना। नेचर ऑफ वर्क कैसे पता लगाते हैं। अब देखिए, वर्क जो है वो थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप वर्क का फॉर्मूला याद करो, हमने देखा वर्क इक्वल्स टू एफ एस इंटू कॉस थीटा। और भैया ये जो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है ना, इसकी वजह से वर्क की नेचर बदली जा सकती है। क्योंकि अगर आपको याद हो, अगर आप एएसटीसी रूल याद करें, हमने 4 क्वाड्रेंट पढ़े थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इसमें मैंने आपको पढ़ाया था, यहां पर ऑल पॉजिटिव होता है, यानी साइन कॉस टेन सब पॉजिटिव, ठीक। यहां पर साइन पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। यहां पर टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। यहां पर कॉस और उसका इनवर्स सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एएसटीसी रूल था। अब हमें वेक्टर्स के बीच में जो मैक्सिमम एंगल लिया जाता है वो 180 होता है, यानी हमारा खेल तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही खेला जाने वाला है। तो हमें इसमें पता करना है, क्योंकि दो वेक्टर्स के बीच का मैक्सिमम एंगल 180 होता है और वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट तक लाया करता है। गॉट इट। तो अब हमें पता है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी अगर एंगल एक्यूट हो तो कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, वर्क पॉजिटिव हो जाएगा। अगर थीटा ऑब्ट्यूज हो, ऑब्ट्यूज एंगल और एक्यूट एंगल पता है ना, लेस देन 90 एक्यूट, ग्रेटर देन 90 एंड मैक्सिमम इक्वल टू 180, उसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज। जो 180 वाला होता है उसे तो स्ट्रेट एंगल भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर आपके पास अगर ऑब्ट्यूज हुआ तो आपके पास कॉस थीटा नेगेटिव आएगा, वर्क नेगेटिव हो जाएगा। और हमें पता है अगर एग्जैक्ट 90 हो तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, यानी वर्क 0 भी हो सकता है। फोर्स भी लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, लेकिन वर्क 0 है। आगे बताऊंगा कैसा होता है ये वाला केस, ठीक है। तो अब हम समझेंगे ये जो तीनों डिफरेंट नेचर्स हैं वर्क की, ये समझनी है हमने। तो पहले हम देखते हैं पॉजिटिव वर्क क्या होता है। देखिए, वर्क पॉजिटिव तब माना जाता है जब कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो है, ठीक है ना, उसकी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की ही डायरेक्शन के अलोंग हो। यानी ये जो एफ का कॉस थीटा आया था, ये एस की डायरेक्शन में हो। और ऐसा तब हो सकता है जब ये थीटा एक्यूट हो, ठीक है ना। तो ऐसा तब पॉसिबल है अगर मैं कहूं, व्हाइट कलर लेते हैं, अच्छे से चमकेगा, है ना। अगर मैं कहूं इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, दैट इज थीटा इज एक्यूट, तो मुझे पता है कॉस थीटा विल बी पॉजिटिव, इसीलिए वर्क की वैल्यू जो कि होती है एफ एस कॉस थीटा, वो भी आ जाएगी पॉजिटिव, ठीक है। तो मैथमेटिकली हम इसे ऐसे समझ सकते हैं। बाकी पॉजिटिव वर्क को डिफाइन कैसे करते हैं भाई, अगर फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में आ जाए,
और ऐसा तभी हो सकता है जब ये थीटा एक्यूट हो। ऑब्ट्यूज होने पर तो पीछे चला जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, वो नेगेटिव वर्क बनाएगा। गॉट इट? इसके बाद आता है नेगेटिव वर्क। वर्क नेगेटिव कब होता है? जब फोर्स का कंपोनेंट, डिस्प्लेसमेंट इधर है तो फोर्स का कंपोनेंट इधर एक्ट करे, यानी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तब हम उसे बोलते हैं नेगेटिव वर्क। ऐसा होता कब है? जब थीटा ऑब्ट्यूज हो। देखो, अगर हमारे पास जो थीटा है वो 180 डिग्री से छोटा या बराबर हो और 90 डिग्री से बड़ा हो, यानी थीटा हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक? तब जो कॉस थीटा होता है ऐसे केस में वो नेगेटिव होता है। इसीलिए वर्क जिसको हम लिखते हैं एफ एस कॉस थीटा, वो भी नेगेटिव हो जाता है। यानी वर्क नेगेटिव तब होता है when theta, that is the angle between force and displacement, is obtuse, तो हमारा वर्क नेगेटिव माना जाता है। आई होप ये क्लियर हो गया। अब आते हैं तीसरी कैटेगरी जो कि है जीरो वर्क। अब देखिए, वर्क जीरो दो कंडीशंस में, तीन बेसिकली कंडीशंस में हो सकता है। फोर्स जीरो हो, थीटा 90 हो, या एस डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। तीनों ही केस के मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। ठीक है? मान लो बॉडी रखी है, उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे, बर्डन जीरो। बॉडी पर फोर्स लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। दीवार को धक्का मारो, फोर्स लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, वर्क डन जीरो। क्लियर? तीसरा, वर्क जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन भी है ये किताब में। क्या जी? एक पोर्टर, कुली, सामान को ऐसे लाद रखा है ऊपर, ठीक है ना? कुली ने सामान को ऐसे ऊपर लाद रखा है और वो ऐसे चल रहा है आगे। आपको बताना है उसने कितना वर्क किया। आंसर है जीरो। कारण फोर्स किधर लगा रहा है? ऊपर। चल किधर रहा है? इधर आगे। फोर्स ऊपर लगा रहा है, चल आगे रहा है। थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। वर्क डन बिकम्स जीरो। आप कहोगे सर कुली तो पागल बना रहा है हमारा, बिना काम के पैसे ले रहा है। ऐसा नहीं है, ये वर्क डन जो है आप निकाल रहे हैं अगेंस्ट ग्रेविटी, लेकिन फ्रिक्शन के अगेंस्ट वो वर्क कर रहा है। तो लेकिन हम यहां पर केस जो लेते हैं वेट के अगेंस्ट वाला ले रहे हैं, हम यहां पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को कंसिडर नहीं कर रहे, है ना? तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट किया गया वर्क जीरो होगा उस केस में। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो जीरो वर्क के लिए देखो, अगर आपसे कहा जाए टेंशन कितना वर्क कर रही है पेंडुलम के केस में, टेंशन इधर है, डिस्प्लेसमेंट या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इधर है, ये अलोंग द रेडियस होती है, ये अलोंग द टेंजेंट होता है। रेडियस और टेंजेंट में एंगल 90 डिग्री होता है। तो अगर आप वर्क निकालोगे, W इक्वल्स टू एफ एस कॉस 90 डिग्री, दैट इज जीरो। ठीक? ऐसे ही वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लग रही है किसी बॉडी के सर्कुलर मोशन में? परपेंडिकुलर होती है डिस्प्लेसमेंट के। तो अगर आप यहां पर वर्क निकालो, वर्क इक्वल्स टू एफ एस कॉस 90 डिग्री, आंसर फिर से क्या आएगा? जीरो, शून्य, है ना? तो कोई वर्क नहीं माना जाएगा। तो जीरो वर्क के लिए आपको याद रखना है तीन कंडीशंस हैं फॉर जीरो वर्क। आपको याद रखना है फॉर जीरो वर्क, पहली कंडीशन F इक्वल्स टू जीरो, दूसरी कंडीशन S इक्वल्स टू जीरो, और तीसरी कंडीशन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। इन तीनों ही कंडीशंस में जो वर्क होता है वो होता है जीरो। तो याद रखना है जीरो वर्क के लिए ये तीन कंडीशंस हैं। अगर इन तीन में से कोई सी भी कंडीशन हो रही है तो वर्क डन विल बी कंसीडर्ड टू बी जीरो। गॉट इट? अब बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ वर्क। बहुत आसान है। देखिए, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। अब हमें पता है फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL_t-2 और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L। तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया mL²t-2। ठीक? ये बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वर्क डन। बड़े आराम से निकल गया। अब इसी तरह से अगर आप इसकी यूनिट बनाना चाहो वो भी बना सकते हो। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट को मल्टीप्लाई करके आता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, फोर्स की जो यूनिट है वो दो अलग अलग सिस्टम्स में नापी जाती है। अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो फोर्स जो है उसकी दो अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। SI CGS की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें ग्रेविटेशनल और एब्सोल्यूट की मैं बात कर रहा हूं।
तो फोर्स की एब्सोल्यूट यूनिट भी होती है और फोर्स की ग्रेविटेशनल यूनिट भी होती है। इसी वजह से वर्क की भी एब्सोल्यूट यूनिट भी होती है और वर्क की ग्रेविटेशनल यूनिट भी होती है। ठीक है, समझेंगे भी उसे। यूनिट्स ऑफ वर्क। अब वर्क की कोई भी यूनिट आपको बनानी है तो फोर्स की वैल्यू 1 रखो, एस की वैल्यू 1 रखो, आपके पास वर्क की 1 यूनिट बन जाएगी। ठीक, अब फोर्स की जो यूनिट है वो एब्सोल्यूट अगर आप रखोगे, एब्सोल्यूट याद है, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स क्या थी? बताओ जरा, वीडियो पॉज करके कमेंट में बताओ व्हाट इज एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क। देखते हैं कितनों को पता है। ठीक है, तो जो एब्सोल्यूट यूनिट होती है वर्क की, सिंपल सा फंडा है, अगर एक फोर्स 1 किलो की बॉडी के अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे, या 1 ग्राम की बॉडी के अंदर 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे, यानी यूनिट मास के अंदर यूनिट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने वाली फोर्स को बोला जाता है एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स। इसी तरह से ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होती है? यूनिट मास के अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर का अगर कोई बॉडी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देते हैं उस फोर्स को बोला जाता है ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो यहां पर अगर हम एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क निकालें, अगर 1 एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू यूनिट डिस्टेंस, अब अगर ऐसा ही में बात करें तो वो 1 एब्सोल्यूट यूनिट हो जाएगा 1 न्यूटन और यूनिट डिस्टेंस हो जाएगा 1 मीटर। तो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, 1 न्यूटन मीटर, उसे बोलेंगे जूल। सीजीएस सिस्टम की अगर हम बात करें तो वो एब्सोल्यूट 1 यूनिट हो जाएगा डाइन। सीजीएस में याद है ना, फोर्स की डाइन होती है, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट वैल्यू क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी सेंटीमीटर। तो यूनिट फोर्स 1 डाइन, यूनिट डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, तो बन जाएगा 1 डाइन सेंटीमीटर, उसे हम बोलेंगे अर्ग। तो यहां पर 2 सिस्टम्स होते हैं। अगर आप जूल की बात करें तो जूल में 1 न्यूटन की फोर्स 1 मीटर से बॉडी को डिस्प्लेस करती है, तो 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर। इसी तरह से अगर हम अर्ग की बात करें, अर्ग में 1 डाइन की फोर्स बॉडी को 1 सेंटीमीटर से डिस्प्लेस करती है, तो 1 अर्ग इक्वल्स टू 1 डाइन सेंटीमीटर बन जाता है। ठीक है, तो ये थी एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ वर्क। क्लियर है? तो आपके पास अर्ग और जूल, अब इनके बीच का रिलेशन भी निकाल लेते, बहुत आसान है। जूल और अर्ग के बीच का रिलेशन कैसे निकालें? देखिए, हमें पता है 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर है। अब हमें पता है न्यूटन होता है 10 की पावर 5 डाइन और सेंटीमीटर होता है 10 की पावर, जो मीटर होता है 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। तो मेरे पास आ गया 1 जूल इक्वल्स टू 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। लेकिन अभी मैंने पढ़ा था ये जो 1 डाइन सेंटीमीटर होता है बच्चों, ये तो 1 अर्ग के बराबर होता है। तो मैं कह सकता हूं 1 जूल इक्वल्स टू 10 की पावर 7 अर्ग। अगर आपको याद हो, हमने एक पहले डायमेंशंस में क्वेश्चन भी किया था, उसमें हमने ये फॉर्मूला यूज किया था। इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स वाला क्वेश्चन है, बड़ा मशहूर क्वेश्चन है, उसको हमने सॉल्व करते हुए इस फॉर्मूला को यूज किया था। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक, चलिए अब बात करते हैं दूसरी फॉर्म यूनिट्स की, जिन्हें बोला जाता है ग्रेविटेशनल यूनिट्स। अभी जो ग्रेविटेशनल यूनिट्स हैं बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। याद करो, इसमें यूनिट ऑफ ग्रेविटी, अगर जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स है, अगर 1 ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स बॉडी को डिस्प्लेस करती है यूनिट डिस्टेंस से, तो जो वर्क डन हो जाता है वो 1 ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क बन जाता है। इसको एसआई और सीजीएस में अगर हम देखें, अगर आप एसआई में बात करें तो बन जाता है किलोग्राम मीटर। कैसे? अगर आपके पास फोर्स है 1 किलोग्राम वेट और बॉडी को डिस्प्लेस कर रही है 1 मीटर से, अभी जो 1 किलोग्राम वेट होता है ये 9.8 न्यूटन के बराबर होता है, पढ़ा हुआ है हमने ये, इंटू 1 मीटर, तो बन जाएगा 9.8 न्यूटन मीटर। लेकिन अभी देखा था 1 न्यूटन मीटर किसके बराबर था? 1 जूल के। तो मेरे पास आ गया 1 किलोग्राम मीटर इक्वल्स टू 9.8 जूल। ठीक है, तो ये रिलेशन है। अगर आपको कभी भी इनको आपस में कन्वर्ट करना हो तो आप ये वाला फॉर्म यूज कर सकते हैं। आई होप क्लियर। अब आते हैं ऐसे ही सीजीएस सिस्टम में, जो इसकी ग्रेविटेशनल यूनिट है वो है ग्राम सेंटीमीटर। कैसे जी? अगर आपके पास फोर्स है 1 ग्राम वेट या 1 ग्राम फोर्स और बॉडी को डिस्प्लेस कर दे 1 सेंटीमीटर से, अब हमें पता है ये जो 1 ग्राम फोर्स होता है ये तो 980 डाइन 980 डाइन के बराबर होता है इंटू 1 सेंटीमीटर, तो बन जाएगा 980 डाइन सेंटीमीटर। लेकिन याद करो डाइन सेंटीमीटर किसके बराबर था? अर्ग के बराबर था। तो आपके पास आ जाएगा 1 ग्राम सेंटीमीटर इक्वल टू 980 अर्ग। तो बेसिकली अगर आप एक रिलेशन, एक कॉमन
पैटर्न देखो, वो है, ये है ग्रेविटेशनल यूनिट, ये है एब्सोल्यूट यूनिट, ठीक, और ये है उस सिस्टम के अंदर वैल्यू ऑफ जी। सीजीएस में देखो 980 होती है, एसआई में देखो 9.8 होती है। तो ये पैटर्न अगर आपने रिकॉग्नाइज किया तो आप समझ जाओगे कि अगर आपको कभी भी ग्रेविटेशनल यूनिट को कन्वर्ट करना है एब्सोल्यूट यूनिट में, तो बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ जी इंटू एब्सोल्यूट यूनिट, आपके पास अपने आप इंटर कन्वर्जन हो जाएगा दोनों यूनिट्स का। आई होप ये क्लियर हो गया सबको पैटर्न। चलिए अब बात करते हैं वर्क का फॉर्मूला जो हम निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मान लीजिए मुझे दिया गया जो फोर्स है वो दी गई एज एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, मुझे फोर्स की ये वैल्यू दी गई, और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया गया वो दिया गया एज एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप प्लस एस जेड के कैप। ये हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी हमें जो वैल्यूज दी गई वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में अगर दी गई तो हम कैसे करेंगे? तो अब हमें पता है जो वर्क होता है बच्चों वो होता है फोर्स वेक्टर डॉट एस वेक्टर, दोनों की वैल्यूज उठा करके रख दो, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, और यहां डॉट लगाओगे, फिर लिखोगे एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप प्लस एस जेड के कैप। अब जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपके पास वर्क का फॉर्मूला आ जाएगा एफ एक्स इंटू एस एक्स आई कैप डॉट आई कैप प्लस एफ वाई, चलो एफ एक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, एफ एक्स इंटू एस वाई आई कैप डॉट जे कैप प्लस एफ एक्स इंटू एस जेड आई कैप डॉट के कैप, फिर एफ वाई इंटू एस एक्स जे कैप डॉट आई कैप, एफ वाई इंटू एस वाई जे कैप डॉट जे कैप, एफ वाई इंटू एस जेड जे कैप डॉट के कैप। अब तीसरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, एफ जेड इंटू एस एक्स के कैप डॉट आई कैप, एफ जेड इंटू एस वाई के कैप डॉट जे कैप, एफ जेड इंटू एस जेड के कैप डॉट के कैप। अब अगर आप याद करो हमने पढ़ा था इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, और भैया ये बाकी सब 0 है ना, याद है? सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, किसी भी वेक्टर का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता था। अब ये यूनिट वेक्टर्स हैं तो मैग्नीट्यूड है 1, इसीलिए इनका 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, गॉट इट? और बाकी सब का आंसर 0 होता था। तो भैया हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा वर्क इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एस एक्स प्लस एफ वाई इंटू एस वाई प्लस एफ जेड इंटू एस जेड। ये आ गया वर्क डन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। एक एग्जांपल से अगर हम इसको समझें, मान लो आपको दिया गया फोर्स वेक्टर दी गई एस 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 7 के कैप, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया गया 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है? ये न्यूटन में और ये मीटर में आपको दिया गया, आपसे कहा गया कैलकुलेट द वर्क। बड़ी आसानी से निकल जाएगा। तो देखो जो वर्क आप निकालोगे, दिस इंटू दिस 2 इंटू 4 प्लस -1 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 1, यही होगा 8 माइनस 2 प्लस 7, 8 प्लस 7 15, 15 माइनस 2 13 जूल। तो वर्क आ जाएगा 13 जूल। तो इसको हम इस फॉर्मूला को इस तरह से क्वेश्चंस में यूज करते हैं। आई होप आपको वर्क का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बच्चों प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाइएगा, क्योंकि जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बढ़िया बढ़िया से सवाल लगाएंगे, ताकि हमें ये कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से समझ में आ सके। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आपके दोस्त भी इसका फायदा उठा सके, साथ ही यूट्यूब में मेरे काम को बढ़ाने में मदद मिल सके। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में,
तब तक के लिए जय हिंद।